फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो पब्लिश हुआ था 1927 में। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्टिकल्स और वेव नेचर पे डिपेंड्स करता है। वो कहता है कि अगर कोई पार्टिकल्स का अगर हम मोमेंटम और उसका पोजीशंस एक साथ निकालना चाहेंगे तो निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, एक मैं अनसर्टेनिटी कर सकता हूं कि इसका इसके रेंज में आ सकता है, मतलब उसका वैल्यू इसके रेंज में आ सकता है। वही ने हाइजेनबर्ग ने दिया। जैसे मैं अभी अरुणाचल प्रदेश पे हूँ, तो अगर कोई झारखंड से कहेगा कि ये व्यक्ति जो है अरुणाचल प्रदेश में रहता है, ये तो कहेगा, लेकिन एग्जैक्ट तो मैं अरुणाचल प्रदेश में तो हूँ, लेकिन कौन सा सिटी में रहता हूँ, कौन सा सिटी, तो बोलेगा फिर कौन सा कोचिंग में रहता है, कोचिंग में कौन सा रूम में रहता है, तब जाके उसको एग्जैक्ट पता कर सकेगा। यहाँ इसीलिए मतलब कोई एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, मतलब होगा तो वहां, लेकिन कहाँ होगा, किस रूम में होगा, किस पोजीशन पे होगा, वो नहीं बता पाएगा कोई। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, इसको कैसे, इसका स्टेटमेंट क्या है वही लिखते हैं। चलिए, तो लिखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल state that it is impossible to measure or calculate exactly ये मोमेंटम एंड पोजीशंस ऑफ ये particles is called Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल। यही कह रहा है कि एक साथ हम मोमेंटम और पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अनुमान लगा सकते। तो अनुमान लगाया था ऐसे कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये जो प्रूव है, इसको हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करके इसको फार्मूला को प्रूव किया जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल ये फार्मूला आप लोग को लर्न करना है। कैसे आया थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कहां से आया, किस रूप से आया है। चलिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए देखिए, यहाँ पहले देखिए कि आपके पास यहाँ क्या हुआ, ये कैसे दिया। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ प्रोटॉन्स है और यहाँ बाहर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और आपके पास यहाँ हाईली मैग्नीफाइड इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। ये क्या है, पावरफुल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसमें देख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, तो इसका कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो जब भी देखने जाएगा तो कुछ होगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। यानी क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम में चेंज होगा तो उसके वेलोसिटी में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने दिया था कि डेल्टा पी और इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ वेर जहां की आपके पास है डेल्टा पी जो है वो क्या है, चेंज इन या फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। उसका अनसर्टेनिटी है, पता पूरा फिक्स नहीं है, इसीलिए, है ना। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, इसको और हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू एम बी है, तो डेल्टा P इक्वल टू एम बी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आगे और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं m इंटू डेल्टा V
इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। मतलब अभी यहाँ हम लोग को दो फार्मूला समझ में आया कि ये फार्मूला और ये फार्मूला से ना जाने कितना क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आपको जेई मेंस क्वेश्चन देखेंगे, अभी इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जेई मेंस वाला क्वेश्चन 2021 में कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए, ये सब फार्मूला को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे हाइजेनबर्ग ने दिया। ये देखिए प्रूफ जो है आपको आपके सिलेबस में नहीं है, हायर मैथमेटिक्स को अप्लाई करके हायर क्लास में इसका यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, लेकिन आपके भी सिलेबस में नहीं है। आपका नीट और जेई में ये सब कतई नहीं पूछता है। ठीक है, मतलब ये सब फार्मूला आपको एक्चुअल में लर्न होना चाहिए, इसके सवाल कुछ आपको आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ले लिए। चलिए अब कुछ प्रूफ है और देखते हैं। आइए, अब आइए कोई पूछता है कि प्रूव दैट चेंज इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड चेंज इन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। देखिए ये आपका हमेशा लेस देन होता है, ये क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन होता है। ये क्या होता है लेस देन इक्वल टू हो गया, ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, है ना, हमेशा दिमाग में रखना है इस टाइप में। चलो अब हम लोग देखो, हम लोग वी नो डैट जानते हैं क्या, वी नो डैट ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ टाइम टी है ना, तो टाइम टी को मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड एंड डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम इंटू डेल एक्स, डेल चेंज इन पोजिशंस इंटू डेल टी और डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, तो डेल टी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, अब बताओ प्रेशर बाय टाइम क्या होता है, मतलब प्रेशर नहीं है, मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, इनटू पढ़ेंगे सेकंड ए। ठीक है, पढ़े होंगे है ना फिजिक्स में, डेल एक्स, यहाँ क्या है डेल एक्स मतलब चेंज इन पोजीशंस इनटू डेल टी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ओके, यहाँ देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार, यहाँ क्या होता है एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इनटू डेल टी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो ये क्या हो गया, फार्मूला आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, मैं समराइज कर दूंगा ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या हुआ, यहाँ कुछ आप पॉइंट रखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू होता है फोर्स। ठीक है, दिमाग रखेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स। दूसरा दिमाग में रखेंगे आप कि फोर्स इनटू चेंज इन पोजीशंस इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास चेंज इन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आप फार्मूला को अपने दिमाग में रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ आपको समझ में आ गया, चले आगे। चलिए देखो कुछ और प्रूफ है, यहाँ बोल रहा है प्रूव दैट चेंज इन लैम्बडा इनटू चेंज इन पोजीशंस, ये ऐसे करके होता है लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 पाई। तो आइए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशंस ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई होता है। ठीक है, अच्छा P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, नहीं ऐसे करके नहीं, मास इनटू वेलोसिटी तो होता है अलग बात है, लेकिन कुछ और होता है लैम्बडा बाय एच बाई लैम्बडा होता है, एच बाई लैम्बडा, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी हो सकता है। ठीक है, मैं उसी को घुमा के यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अब यहाँ देखिए मेरे भैया, यहाँ पी का पी लिखूंगा, यहाँ एच का एच, और ये लैम्बडा को ऐसे करके ये बस, तो ये नीचे है ना लैम्बडा, ऊपर कर दिए तो लैम्बडा बस। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, लैम्बडा के रेस्पेक्ट में। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा,
लैम्बडा, ठीक है। तो लैम्बडा ये तो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन लैम्बडा इज इक्वल टू एच। तो क्या है आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, बाहर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, अरे भैया इसको कैसे करते हैं, डायरेक्ट में लिखूंगा तो दिक्कत होगा आपको, तो मैं लिखता हूँ एच और यहाँ लिखता हूँ डी, डी लिखता हूँ कर ले, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, माइनस और बाई डी, यहाँ डेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि आपको दिक्कत समझने में नहीं आए, इसीलिए मैं इस तरह से लिख दिया हूँ डी टाइप में, ठीक है। यहाँ लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बाई चेंज इन आपका लैम्बडा इज इक्वल टू एच। यहाँ ये बाहर निकलता है जब इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन होता है, यानी डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एन, इसको बाहर निकाल देते हैं, एक्स एन माइनस वन लिखते हैं, ठीक है, एन माइनस यहाँ वन लिखते हैं, ठीक है। तो वही इसको बाहर निकालेंगे यानी माइनस वन, और क्या होगा एक्स, एक्स कौन है, लैम्बडा है, लैम्बडा और माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, हो गया। यानी डेल्टा चेंज इन पी यानी चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस एच और यहाँ लैम्बडा के यहाँ माइनस टू, है ना। यहाँ क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एच लैम्बडा माइनस टू और यहाँ चेंज इन डेल्टा, चेंज इन लैम्बडा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस 1 पुटिंग ऑन सेकंड वी गेट, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा उसे पुट करो, तो इसके में कितना होगा, माइनस एच लैम्बडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्बडा, अच्छा, इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। देख रहे हैं ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब यहां से एक एच और एक यहां से एच कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड को डज नॉट कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो, तो ये मैं यहीं बना देता हूं ताकि आपको इसी स्लाइड में पता चल सके, है ना। चले आइए, तो ये मतलब लिखेंगे नेगेटिव, दिस नेगेटिव, दिस नेगेटिव, ये देख रहे हैं ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव इज नॉट कंसीडर, इज नॉट कंसीडर, नहीं करना है कंसीडर, ठीक है। और नहीं करेंगे कंसीडर तो क्या होगा, ये नीचे का यदि माइनस में यदि रहता है तो नीचे करते प्लस में जाता है ना। यानी क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, आर बाई क्या होगा, लैम्बडा का स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई आएगा। और इसको सजा दें क्या होगा, डेल्टा लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स क्या आएगा, लैम्बडा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये फॉर्मूला आपको देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है तो इसको मैंने प्रूव कर दिया। कितना फार्मूला कर दिया, 4 फार्मूला हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्या कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर देखिए आप नीट और जेई का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि इसका पहले सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बनाने से क्या होगा कि आपको दिमाग में आएगा कि भैया ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर का क्वेश्चन ना बनाएं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 बार कहीं लगा दिए तो मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकेगा, ये मेरा गारंटी है, दावा है। अगर आप कहीं मल्टीपल टाइम्स अगर आप उसको रिवाइज कर दिए, शॉर्ट नोट बनाए और पूरा सीक्वेंस में अगर कहीं पढ़ाई किए होंगे तो फिर कभी कोई गिरा नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। लीजिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए एक और डेरिवेशन से उसको देख लेते हैं, चलिए। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे। हाँ आइए, अब बोले ये डेरिवेशन पढ़ रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू चेंज इन पोजीशंस एच भी, भी क्या है, यानी यहाँ वेलोसिटी है, r बाई 4 पाई होगा, ठीक है। आइए, मैंने जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर पता हो तो, ये सबको पता है यार, तैयारी कर रहे हैं नीट का तो पता जरूरी होना चाहिए, है ना। तो चलिए लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट जो बेसिक फार्मूला है वो तो इंपॉर्टेंट है, उसे क्वेश्चन तो आएगा, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन
पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई होता है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ mv स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए चेंज करते हैं, तो चेंज इस पे काइनेटिक एनर्जी करेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। तो आइए डेरिवेशन करते हैं, मतलब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू v के अनुसार करते हैं। तो चेंज इन यहाँ काइनेटिक एनर्जी बाय डिफरेंशिएट हो रहा है, डी ग्रुप में लिखते हैं, डी जगह में डेल लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी ठीक, ये तो हो गया बाई 1/2 कॉमन, मतलब ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकालते हैं, एम भी क्या है कांस्टेंट है। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ निकालते हैं डी वी स्क्वायर बाई क्या होता है डी वी, ऐसे करके होता है, डी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये आपको ताकि दिक्कत ना हो इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1/2, यहाँ m और यहाँ 2 बाहर आता है, ठीक है, 2 इंटू क्या जाएगा इसका v में से 2 में से 1 गया तो केवल v बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा t से 2 से 2 कटेगा, है ना, 8 दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया m, यहाँ v आया, m और v आएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट। हमको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चाहिए, नहीं क्या चाहिए, यहाँ इधर से कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m डेल्टा v इंटू v। अब ये देखो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी है, क्या चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसको 1 करो और इक्वेशन नंबर इसको 2 करो, ठीक, इसको क्या करो टुकड़ कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पुटिंग ऑन इक्वेशन 1 पुटिंग ऑन इक्वेशन 2 पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से पुट करेंगे यानी चेंज इन मोमेंटम करेंगे, तो सॉरी यहाँ थोड़ा इसको थोड़ा सा और सुधार लें, यहाँ इसको थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, यहाँ मैं एक और लेता हूँ, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसको हटा लेता हूँ, यहाँ देखो चेंज इन मोमेंटम रखूंगा, हाँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय v इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, ठीक है। लिखेंगे इक्वेशंस 2 पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम के पास क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अब देखो वहां पुट करेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय v, ठीक है। इसके जगह पे चेंज इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। अब इसको इधर कर देते हैं, इधर काइनेटिक एनर्जी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h v बाई 4 पाई, ये जो फार्मूला जो दिया हुआ ऊपर में वही फार्मूला है, क्या प्रूव हुआ, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। चलिए थोड़ा कुछ समरी कर लेते हैं, कौन कौन सा फार्मूला मैंने पढ़ा उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए समरी ऑफ हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो चलिए समरी क्या है, कौन कौन फार्मूला पढ़े, यानी चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम को तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी करेंगे, यहाँ चेंज इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई हो गया। अच्छा चेंज इन एनर्जी इनटू चेंज इन टाइम, देखो ये जो है ना, इसे नीट में क्वेश्चन आया है 2016 टाइप में आया है, लेकिन आया जरूर है, इसी टॉपिक में क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। अच्छा चेंज इन यहाँ लैम्बडा इनटू चेंज इन पोजीशंस ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपके पास फार्मूला क्या आया है, इसका होगा आपका लैम्बडा का स्क्वायर बाई 4 पाई, ठीक है। अच्छा एक फार्मूला और क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो अभी हम लोग प्रूव किए इनटू चेंज इन पोजीशंस ग्रेटर देन इक्वल टू h v बाई 4 पाई, ये फार्मूला। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना,
देखिए कोई गलती तो नहीं हुआ, गलती तो कुछ नहीं होगा यार, है ना, क्योंकि मैंने पूरा इंपॉर्टेंस बनाया है। यही है, यही था, चेंज इन कैटेगरी, चेंज इन पोजिशन, ये है। फिर इसमें क्या देखो इधर, यहाँ चेंजिंग वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या सही है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंस है, ये फार्मूला से क्वेश्चन आता है। देखिए ये और ये दोनों आपस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको जनरलाइज आप कर लेंगे, इसको फार्मूला को लर्न कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चन करें, जेईई मेंस के क्वेश्चन कुछ करें। चलिए आइए आइए करके दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं होता है, ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ इस बार, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लाया हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समस्या होगा दिखने अपने में, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग शॉर्ट नोट हमेशा बनाते रहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्या बोलता है, या बॉल, कब पूछा गया है, 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से। तो बोलता है ये बॉल वेटिंग 10 ग्राम है, जो एक बॉल है उसका कितना वेट कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। इज मूविंग विथ या वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड से वो मूवमेंट कर रहा है। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, उसमें बोलता है कि उसमें अनसर्टेनिटी है कितना, 5%, उसका अनिश्चितता है ना, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। देन बोलता है कि बताइए उसके पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी होगा, अगर इतना दे दिया वैल्यू तो भैया पहले देखो यहाँ गिवन क्या दिया, मास, यानी m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो इसको ग्राम को है जो केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो ग्राम को केजी से चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, क्या कर देंगे यहाँ 10/1000, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.10 से 10 कटेगा तो कितना होगा 0.01, इतना ही होना चाहिए, 0.1, ठीक, इतना क्या आएगा केजी आएगा, क्या आएगा, इतना केजी आएगा 0.01, ठीक। अच्छा अच्छा, वेलोसिटी क्या है, अनसर्टेनिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा आपके पास, वेलोसिटी तो 90 मीटर पर सेकंड है, 90 यहाँ 90 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इनटू, लेकिन यहाँ 5% है, तो 5% मतलब 5/100 अनसर्टेनिटी, तो 10 से 10 और 5 टू जा 10, यानी कितना हो जाएगा, यानी 4.5 मीटर पर सेकंड उसका आएगा, ठीक है। therefore we know that हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला, m दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ठीक है। m दिया वैल्यू, ये दिया वैल्यू, डेल्टा ये पूछ लिया है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो यहाँ क्या करेंगे, आइए सोल्यूशन करते हैं। तो m का वैल्यू कितना है, चलो देखो डेल्टा x इज इक्वल टू निकालेंगे, अच्छा यहाँ से, ठीक है, देखो डेल्टा x इज इक्वल टू h बाई, यहाँ क्या करेंगे 4 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई m इंटू डेल v, यानी चेंज इन क्या होगा, इसका होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड्स होता है, ठीक है। इसका कितना होता है 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई मास, मास कितना है 0.01 मल्टीप्लाई बाई v कितना मेरे दोस्त, कितना है 4.5। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसका हार्ड आता है, तो डरने का नहीं, अप्रोक्स लगाने का, अप्रोक्स लगा के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी पूर्वक से, ठीक है। मैं केवल बनाने सिखा रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आसान है यार, अप्रोक्स लगा के, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो अप्रोक्स लगाना है, ठीक है। अच्छा 3.14 है तो 3.15 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके बनाना है। तो आपको क्या होगा, यहाँ जब यहाँ करेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ 10 पर इतना, तो इसका होगा 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि नियरेस्ट इंटीजर में पूछ लेता है, तो इसका क्या होगा 1.17 इंटू 10 इतना आएगा आंसर, तो कितना होगा आपका, आप इतना लिख के चलाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से आपका जेईई मेंस क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। आगे चले, चलिए चले चलिए, चलिए स्क्रीनशॉट, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, क्या बोलता है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अनसर्टेनिटी है कितना 1/3 पिकोमीटर है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अगर जैसे उल्टा पूछ दे क्वेश्चन, तो देखो यहाँ क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना।
आइए अब बोलता है पोजीशंस में डेल्टा एक्स, इसमें कितना है 1/3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होता है, पिकोमीटर होता है, यही होता है ना। तब बोलता है चेंज इन v इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर वी नो दैट यानी m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होता है। m कितना होता है मेरे भाई, यहाँ 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, एक्स कितना होता है, अच्छा यहाँ डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला निकाल दो तो डायरेक्ट पुट करने पर आसान होता है, ठीक है। यानी डेल्टा v निकालने बोल रहा है तो h/4 पाई इंटू m इंटू डेल एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करो ऑफ यानी डेल्टा v इज इक्वल टू h कितना वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड्स होता है मेरे भाई। कोई दिक्कत, फास्ट चल रहे हैं क्या हैं? कोई बच्चा बहुत हमको 2x में देख रहा होगा नहीं, आप 1.5, हमको लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग 2 में देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है यार। देखो 4 का 4 इंटू 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x कितना है डेल्टा x यानी 1/3 इंटू 10⁻12 है, ये 12 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है, ये -12 है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा अप्रोक्स लगा के तो आपके पास कितना आएगा, सब 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से बना सकते हैं, ठीक है। देखो कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला आता है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आता है, तो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस है नीट और जेई का, तो मैं उस अनुसार बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है कब नहीं आया है, ठीक है। तो केवल आपको क्या करना है, एक बार पहले सिलेबस खत्म करना है, चाहे जहां भी कर रहे होंगे पहला सिलेबस करना है। दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ मत करो यार, नहीं कुछ नहीं करो ज्यादा, बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ो, ठीक है। कोई होता है कि कोई ये पढ़ूं वो भी पढ़ता है वो भी पढ़ता है, अंत समय में फिर से एक लेक्चर देखने लगता है, नहीं वैसा कभी नहीं होना चाहिए, एकदम अभी से पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कुछ अलग सा टॉपिक, ये तो आपका हाइजेनबर्ग कंसल्टेटिव प्रिंसिपल यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन से मैंने नहीं लाया हूँ, लेकिन इतना ही सही। और मैंने क्या करूंगा लास्ट में आपका बहुत बहुत बड़ा सीरीज लाता हूँ क्वेश्चंस का भंडार जिसको बोलते हैं, उसको देखा कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है नीट और जेई का होता है, नीट का मैं सेपरेट बनाता हूँ और जेई का सेपरेट बनाता हूँ। देखिए चैप्टर आप सर्च करके देखिएगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चलिए देखिए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट, देखेंगे व्हेन ये सर्टेन मेटल सच एज पोटासियम सीजियम एंड रुबिडियम, ठीक है, एक्सेट्रा वर एक्सपोज्ड टू a beam of light are shown in फिगर में जो देख सकते हैं, ठीक है, मैं फिगर भी बनाऊंगा, ठीक, एज shown in फिगर एन electrons are ejected from the metal surface this phenomena is called photoelectric effect,
इफेक्ट। चलिए देखिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, तीन तरह का मेटल सरफेस है। आप यहाँ क्या किए, इसमें मेटल सरफेस आपके मान लीजिए रुबिडियम है या पोटासियम है, सीजियम है, कोई भी मेटल ले लीजिए और आप इसमें क्या कीजिए, कुछ प्रोटॉन्स खिलाइए, क्या कीजिए, लाइट दीजिए, ठीक है। अब इस पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, अगर अगर आपके पास यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्शन हुआ, यहाँ लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। क्या हुआ, क्या जानते हैं, जैसे आप यहाँ जो यहाँ हीट दिए हुए हैं, मतलब एनर्जी जो सप्लाई किए हैं, वो क्या हुआ, वो लेस देन किए हैं, किसे, लेस देन, मतलब इज इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है, और वो सप्लाई किया वर्क फंक्शन से कम हुआ है। अभी वर्क फंक्शन क्या होता है सो बताऊंगा। इस केस में यहाँ क्या किया, प्रोटॉन्स इस मेटल सरफेस पे अगर वर्क फंक्शन से कम किए हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा, निकलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, कंडीशन अगर मान लीजिए आपके पास मेटल सरफेस है, आप यहाँ क्या किए, प्रोटॉन्स खिलाए, किसको, इसको, इस मेटल सरफेस को। अगर मान लेते हैं कि आपके पास E इज इक्वल टू यहाँ एच म्यू और ये आएगा आपका पास वर्क फंक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस तक ही निकलेगा, ठीक है, सरफेस तक ही निकलेगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल का वो क्या आएगा, केवल सरफेस तक ही रहेगा, ठीक है। अगर तीसरी बात, अगर आपके पास मेटल सरफेस है और यहाँ से आपके पास क्या किए, इसको प्रोटॉन्स खिलाया, इसको मेटल, यहाँ मेटल सरफेस को, और अगर मान लो कि आपके पास जो एनर्जी जो आप सप्लाई किए यहाँ से और यहाँ एच म्यू, ठीक है, वो ग्रेटर देन अगर 5 से हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ सरफेस पे आएगा और सरफेस के बाद फिर से क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। आज समझ में आया, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, जस्ट मेटल के सरफेस पर रहेगा। अगर एच में जो एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं और वर्क फंक्शन से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन कुछ हिलेगा भी नहीं, वो मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आया, तीन चीजें हैं यहाँ समझ में आया कि अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी कम सप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, अगर वर्क फंक्शन के इक्वल किए तो क्या होगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो उस समय इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस तक ही रहेगा। बात समझ में आया। और तीसरी बात यहाँ देखिए क्या कहानी है, अगर सॉरी, अगर कहीं फोटोन्स आप इस मेटल पे खिलाए, मतलब एनर्जी दी और वर्क फंक्शन फाई जो है वर्क फंक्शन होता है, अभी जाके पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अकेले यहाँ आपको समझा रहा हूँ। अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा, सरफेस से बाहर निकल जाएगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। बात समझ में आया। चलिए इसको पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चला आगे, चलिए चलिए अब यहाँ इसको समझते हैं और देखिए, जैसे मान लीजिए कैसे और करेंगे, जैसे मान यहाँ आपके पास ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ आपके पास प्लेट है, ऐसा प्लेट नहीं है, दूसरा कुछ टाइप का प्लेट है, ऐसा मान लेते हैं कि ये प्लेट है आपके पास, ठीक है, और ये क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ये प्लस ये नेगेटिव। अब यहाँ से क्या किया, आप सोर्स ऑफ बीम ऑफ लाइट यहाँ आप पास किए, क्या किए, सोर्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो यहाँ से क्या होगा, बीम ऑफ लाइट करने से ये क्या है, लेंस है आपका, ठीक है, लेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और इधर जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है। आप समझ में आया, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए वर्क फंक्शन क्या है, वर्क वर्क फंक्शन, देखो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज, इज work function is defined as the minimum amount of the minimum amount of energy
energy required to escape the electron, required to remove या फिर escape the electron from the metal surface is called work function। समझ में आया कि वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, कि वह कम से कम एनर्जी जो केवल क्या करे, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो उसको क्या कहेंगे, मैंने वर्क फंक्शन कहूंगा। क्या कहेंगे यार, वर्क फंक्शन। जल्दी लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो लीजिए फटाफट। ठीक है, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज एस्केप, यहाँ तो लिखे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, चलो हो गया। देखिए वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझ में आ गया। चलिए अब आइए, ये हुआ तो लिखिए इट इज नोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फाई इज इक्वल टू होता है एच म्यू, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आई इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। और लिखेंगे तो और देखें तो फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमड़ा। क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमड़ा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आइए वर्क फंक्शन के बाद क्या होता है, वर्क फंक्शन के बाद होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy which required to just leave an electron from the metal surface, ठीक है। देखेंगे द मिनिमम amount of frequency which required to remove they are required to just leave the electron, just leave the electron from the metal surface। क्या बोलता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू जस्ट लीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड frequency, the minimum amount of frequency which required to just leave the electron from the metal surface is called threshold frequency। यानी just leave the electron, उसको क्या कहेंगे, इसको it is denoted by, frequency लिखेंगे और यहाँ जीरो देंगे, यानी इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और आपके पास है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लिख लेते हैं, लिखेंगे द मिनिमम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी
wavelength is the maximum wavelength is the, यहां होता है मैक्सिमम, अरे भैया क्या लिख दिया मैंने, इज इंसिडेंट क्या है, वेवलेंथ इंसिडेंट क्या बोलता है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट which is remove an electron from the metal surface in a photoelectric effect, in a photoelectric effect is called threshold wavelength, ठीक है। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले चलिए। अच्छा ऐसा क्यों होता है इसको चलिए देखते हैं आगे। क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। अगर देखो म्यू थ्रेशोल्ड लेगा तो यहाँ क्या होगा, सी लैम्डा नॉट लेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर ये मिनिमम है तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होगा, है ना। तो इसीलिए लिया गया, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। तो इसीलिए इसमें मैक्सिमम लिखा गया, ठीक है। चलिए समझ में आया? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या है। अब हम लोग कुछ समझते हैं, देखो अब हम लोग को ये पढ़ना है केस नंबर केस 2। देखो अगर मैं बता रहा हूँ केस नंबर 1 आप डालिए, मान लीजिए आपके पास कोई मेटल सरफेस है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं डिटेल में। अब यहाँ क्या हुआ कि प्रोटॉन्स खिलाया, ठीक है, प्रोटॉन्स खिलाया इसको, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से जस्ट का वहीं रह गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ ई इंसिडेंट है ना, ई इंसिडेंट वो क्या है, इंसिडेंट वो लेस देन क्या है, एच नहीं, ई इंसिडेंट इज इक्वल टू एच म्यू, इज इक्वल टू एच म्यू लेस देन आई है आपके पास। आई मतलब वर्क फंक्शन, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू जस्ट लिव, मतलब ये क्या होगा, मतलब उतना चाहिए तब काम होगा, समझे ना। मतलब एक बैरियर है, अगर मान लो कि इस बैरियर यहाँ आपके पास है, अगर इस पे चढ़ना होगा तो यहाँ जस्ट यहाँ आने से काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर एनर्जी चाहिए तो जाके यहाँ जंप करोगे, ठीक है। तो एक कम से कम एनर्जी चाहिए, तो यहाँ क्योंकि वर्क फंक्शन से कम ही है इसीलिए इलेक्ट्रॉन कुछ हिला तक भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है। अच्छा केस नंबर 2 देखिए क्या है, देखिए अगर कहीं मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है और आपके पास यहाँ कोई फोटॉन्स है और यहाँ फोटॉन्स को इस पे खिलाया है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या हुआ, जस्ट मेटल के सरफेस पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ई इंसिडेंट था, इंसिडेंट आया वो क्या हुआ, एच म्यू के इक्वल हो गया और वो इक्वल टू वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया, यानी मतलब इस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, यहाँ क्या होगा, ऑब्जर्व होगा और साथ साथ में जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ आएगा, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट केवल सरफेस पे आएगा, निकलेगा बाहर नहीं, लेकिन वो निकलने के तरफ चलो थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा मिलेगा निकल जाएंगे, ठीक है। एक कहानी हो गया। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब क्या था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है तो केवल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सरफेस पे आता है, ठीक है। केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 जो है देखिए, आपके पास कोई मेटल सरफेस है और यहाँ से क्या हुआ, फोटॉन्स इस पे खिलाएंगे
तो इलेक्ट्रॉन्स इसके मेटल सरफेस पे आएगा, सरफेस से बाहर आएगा। कब आएगा? तो इस केस में ई इंसिडेंट जो होगा वो इंसिडेंट वो इज इक्वल टू एच म्यू वो ग्रेटर देन आई होगा, ठीक है। यानी यहाँ क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व हुआ। यहाँ क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन तैयार है, अब होने के लिए तैयार है, और ये तो कुछ नहीं हुआ, इसीलिए इसमें नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होता है सो नॉट इक्वल टू जीरो आया। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ बात समझ में आया, यानी मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो इंसिडेंट होगा एच म्यू इज इक्वल टू एच, यहाँ क्या आएगा? वर्क फंक्शन के इक्वल आएगा, यानी वर्क फंक्शन से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। वर्क फंक्शन से अगर काइनेटिक एनर्जी आएगा तो जाके बढ़िया तरह से आपको देखने को मिलेगा एच। अब यहाँ म्यू इज इक्वल टू एच, यहाँ म्यू नॉट लिखेंगे क्योंकि वर्क फंक्शन मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर आगे और बढ़ाया जाए तो एच म्यू इज इक्वल टू एच यहाँ सी बाई लेमडा नॉट और प्लस यहाँ 1/2 एम भी स्क्वायर से भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ भी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ एच सी बाई लेमडा ले सकते हैं, एच सी बाई लेमडा ले सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक, चलिए। अगर मैं यहाँ लिखूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या लिखूं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है यार, है ना। चलो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी मैंने पढ़ा, 2-3 केस यहाँ पढ़ा, लेकिन मैं यहाँ 2 ही केस में कंप्लीट करता हूँ। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी एच म्यू अगर लेस देन आई से हुआ तो यहाँ लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर एच म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर आया तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा इज ऑब्जर्व। यहाँ क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों को कि चलो इस बेंजीन क्लास यूट्यूब चैनल पे आपका क्या हो रहा है? क्लास होता है, ठीक है, बेंजीन जी यूट्यूब चैनल, ठीक है। आइए, ठीक है, तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए, अब इसमें कुछ रिजल्ट्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ रिजल्ट्स है जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसको देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स नेचर ऑफ द लाइट। बोल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है? एक पार्टिकल्स नेचर से जो यहाँ प्रमाणित कर रहा है कि मैंने क्या कर रहा हूँ? फोटोन्स अधिक खिला रहा हूँ मेटल सरफेस पे, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। इसे इंडिकेट करता है कि जो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक मतलब नेचर ऑफ क्या था? पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट से, ठीक है। बात समझ में आया? चलो, दूसरा पॉइंट बोलता है देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट, मतलब यहाँ स्ट्राइक किया तुरंत निकल गया, अरे स्ट्राइक किया तुरंत निकल गया। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बिटवीन बीम एंड द इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बात समझ में आ गया? कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि पहला जो बोल रहा है कि एविडेंस है पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहाँ बोलता है कोई गैप नहीं होता है, जैसे कि उस पे टकराया फिर निकल गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए। चले, कुछ लेकर आया था क्योंकि ताकि आपको जल्दी जल्दी कवर हो सके, ठीक है। चलिए, आइए, क्या बोलता है पॉइंट नंबर 3, बोलता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। आज समझा? मतलब हम लोग पढ़े थे कि एच म्यू इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जल्दी इंजेक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो ये तो मेरा कोई फिक्स रहेगा, उसके लिए वर्क फंक्शन के लिए उस मेटल के लिए तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी को उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मेरा ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा? एच भी नॉट के इक्वल आएगा, मतलब कुछ तो कुछ वैल्यू होगा, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी में थोड़ा आगे जाके इस तरह से
बनाया गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इस कारण से। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर मतलब भी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बात समझ में आया? इसीलिए इस तरह से ग्राफ बना। ये क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। जैसे मैं इसको इरेज करके से भी बता दूं कैसे बनाना है, ध्यान रखें। देखिए अगर ये एग्जाम में पूछता है, बराबर ध्यान रखेंगे, जेईई में से पूछा हुआ क्वेश्चन से, यहाँ क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी रखना है, यहाँ रखना है फ्रीक्वेंसी रखना है। अब यहाँ क्या हुआ थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी होगा कुछ तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ से यहाँ आने में लगेगा ना, इसीलिए इस तरह से बढ़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए, चला गया, चलिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा क्या बोलता है, अच्छा फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट था ना वो, रुको, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कौन था, ये तो हो गया, ये तो हो गया थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहाँ है? फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस है, ठीक है, ब्राइटनेस, ठीक है, ऑफ लाइट, मतलब जितना ज्यादा ब्राइटनेस ऑफ इंटेंसिटी जितना जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। जैसे मान लो कि यहाँ इंटेंसिटी और थोड़ा कम है तो कम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। लो इंटेंसिटी देन लो सरफेस एरिया कवर्ड। आपका जो नीट में क्वेश्चन एसएसएम रिजल्ट्स में आता है तो इस तरह से बन सकता है कि अगर ज्यादा इंटेंसिटी देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, अगर कम देंगे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी देंगे तो क्या होगा कम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। एसएसएम रिजल्ट में सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देखेंगे हाई इंटेंसिटी देन द हाई सरफेस एरिया कवर, ज्यादा रहेगा तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, और यहाँ अगर इंटेंसिटी लो होगा तो सरफेस एरिया छोटा होगा, छोटा मतलब कम इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा। ये फोर्थ पॉइंट होगा, समझ में आ गया, आगे कितना आ गया, ठीक है, चलिए इसको लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरीज फ्रॉम द जीरो टू मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यूज नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये क्या करता है फ्रीक्वेंसी, जो ग्राफ पे आप देख सकते हैं, ये ग्राफ मैंने उसमें किया था, ये जो दिखा रहा है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और यहाँ फ्रीक्वेंसी के ग्राफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, चलो एक देखो यहाँ क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये देखो आपके पास यहाँ यहाँ क्या रखना है, यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है कि नहीं, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए, चलिए ठीक, देखो भाई ये था वही है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए, चला आगे, चलिए अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, चलो उसको कर लेते हैं, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ मेरे पास क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम मेटल्स इज इतना, वर्क फंक्शन दिया एंड दैट मींस फाई दिया, फाई इज इक्वल टू कितना दिया 4.41 into 10 to the power minus 19 जूल, तुम क्या होगा भूल कर लो कबूल, ठीक है, ये इतना हो, ठीक है मेरे दोस्त। ऑफ अ फोटॉन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया इतना यानी लैम्बडा इज इक्वल टू दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू दिया हुआ कितना दिया 300 नैनोमीटर into 10 to the power minus 9 मीटर्स, सब लिखते हैं एसआई यूनिट में। ऑन द मेटल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्शंस विल बी, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ देखो यहाँ मेरे पास है तो यहाँ लेते हैं एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ये क्या है वर्क फंक्शन है, क्या है वर्क फंक्शन है, ये क्या है यार वर्क फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ एच यहाँ सी बाई लेमड़ा इज इक्वल टू एच यहाँ सी बाई लेमड़ा नॉट, और प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, तुमको ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ अगर लिखे इसको इधर ले चले, चलो ले चलते हैं, एच और यहाँ सी बाई लेमड़ा माइनस एच सी बाई लेमड़ा नॉट
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एच सी कॉमन ब्रैकेट 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच कितना हुआ, इसको इधर नहीं देखा नहीं क्योंकि निकालना है। लैम्बडा इसका दिया हुआ है और एच नॉट कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अच्छा, वर्क फंक्शन तो दे रखा है तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं था। देखो इतना नहीं लिखने का, रुको ये सब फालतू लिखने का है नहीं। चलो इसको हटा ही लेता हूँ मैं। देखो इस तरह बनाता हूँ इसको। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ देखो E इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखेंगे एच म्यू इज इक्वल टू, यानी यहाँ फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो एच यहाँ फाई दिया हुआ है, फाई यहाँ इसको थोड़ा इसे लिखता हूँ क्योंकि वर्क फंक्शन हमको दे रखा है ना। तो एच इसको सी बाई लेमड़ा माइनस यहाँ फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एच एच कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होता है, और बाई इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाई यहाँ क्या होता है स्पीड ऑफ द लाइट है ना। और लेमड़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 इंटू 300 इंटू 10 टू द माइनस 9 और माइनस फाइव कितना होगा 4.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल और इज इक्वल टू आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे 10 के पावर 19, यहाँ कितना है 21 लाना है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी। आप कर लेंगे, ठीक है, इतना विश्वास है कि आप कर लेंगे। मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ 222 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 आएगा, ठीक है, इतना जूल्स आएगा, जो ताकि आपको आंसर ये है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 22222 ये होगा, ठीक है। आसान नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, उतना भी नहीं है लेकिन आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर इसमें कमेंट करें और पूछें और अपना डाउट को क्लियर करें, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं।